एक लड़का एक माँ बाप से कहता है कि मैंने अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आपके बेटे के 100 का मांस खाया है। माँ बाप जब पूरी कहानी पढ़ते हैं, जो मरने से पहले उनका बेटा एक खत में लिख गया था, इस पर वह लड़के के ऊपर नाराज़ नहीं होते हैं। नाराज़ होने के बजाय उसे माफ़ करते हैं, उसे गले से लगाते भी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित पांडे। ये कहानी आप वीडियो सीरीज पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना उत्तरजीविता की है। अंग्रेजी में कहें तो सर्वाइवल की कहानी है। कैसे 72 दिनों तक लोगों ने अपने आप को बचाए रखने के लिए एक निर्मम पहाड़ी पर, जहाँ न जीवन थी न जीवन की सभ्यता थी, अपने आप को बचाए रखा। न हरियाली न जानवर, अपने आप को बचाए रखते हैं, एक लंबा संघर्ष करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है लैटिन अमेरिका के एक देश उरुग्वे से। उरुग्वे शहर के कुछ खिलाड़ी जो रग्बी खेलते थे, उन्हें चिली जाना था। साल 1972 का था। फ्लाइट संख्या 572 उरुग्वे से उड़ान भरती है चिली जाने के लिए। क्रू मेंबर सहित 45 लोग इस प्लेन में सवार होते हैं। प्लेन उरुग्वे से चिली के लिए उड़ान भरती है और अर्जेंटीना पहुंचती है। अर्जेंटीना में मौसम ख़राब होने के कारण प्लेन को उतरना पड़ता है। प्लेन अर्जेंटीना में उतर जाता है। अगले दिन या फिर उड़ान भरता है चिली के लिए। यह 3:21 दोपहर में एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर उड़ान भर रहा था। एंडीज की पहाड़ियाँ नीचे थी, बर्फ़ से ढकी हुई। यहाँ 12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। यहाँ का ग्लेशियर कभी पिघलता नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। तभी पायलट से एक बड़ी चूक होती है। उसे लगता है कि उसका डेस्टिनेशन काफ़ी करीब है, उसे अपने प्लेन को नीचे लाना चाहिए ताकि तय समय पर वह अपने प्लेन को एयरपोर्ट पे उतार सके। यह भूल उसकी बहुत बड़ी भूल थी जो लोगों पे भारी पड़ती है। इसके बाद वह प्लेन को नीचे लाने लगता है, जबकि यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी अभी भी करीब 60 किलोमीटर की होती है। डॉक्टर रॉबर्ट केनसा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थे, वह भी प्लेन में सवार थे। शौकिया तौर पर वह रग्बी टीम के लिए खेलते थे, वह भी प्लेन में सवार थे। उनके एक साथी ने उनसे कहा, यह सारी बातें वह मीडिया इंटरव्यू में भी बताए हैं। नेशनल जियोग्राफिक के टीम को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक साथी उनसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि प्लेन कुछ ज़्यादा ही नीचे उड़ रहा है? पहाड़ी यहाँ से एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। उस बंदे की आशंका बिल्कुल सही होती है। प्लेन एकदम नीचे उड़ रहा होता है। लोग जब तक कुछ समझ पाते, सोच पाते, तब तक प्लेन एकदम से नीचे आ जाता है। प्लेन का बायां पंख पहाड़ से टकरा जाता है। प्लेन का बायां पंख और टेल टूट जाता है। प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। प्लेन ग्लेशियर से होता हुआ नीचे फिसलता चला जाता है, पहाड़ी में एकदम नीचे चला जाता है। 12 लोग इसमें मारे जा चुके थे। जो लोग बचे थे उनके सामने अपने आप को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सभ्यता का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं। अब तब तक उन्हें अपने आप को बचाए रखना था जब तक कि बचाव दल उनके पास पहुंच नहीं जाता है, कोई मदद उन तक नहीं पहुंचती है। अब सबसे पहले उन्होंने अपने खाने के लिए जो प्लेन में चीज़ें बची थी उसे इकट्ठा करते हैं। उनमें 8 चॉकलेट, 3 जैम के डिब्बे, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ वाइन की बोतलें थी, सब इकट्ठा कर लेते हैं। -30 डिग्री का तापमान होता है। ठंड से भी उन्हें सामना करना होता है। खून जमा देने वाली ठंड होती है। सबसे पहले वो लोग सूटकेस से SOS का निशान बनाते हैं ताकि जो बचाव दल उन्हें खोजता हुआ आए वह प्लेन को देख सके और उन तक मदद पहुंच सके। इसके लिए सूटकेस से वो लोग SOS का निशान बनाते हैं। प्लेन भी उनके ऊपर से गुजरता है, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिलती है। कई दिन ऐसे गुजर जाता है, कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है, लेकिन उन तक कोई मदद नहीं पहुंचती है। इधर वो लोग अपने आप को किसी तरीके से बचाए रखते हैं।
उनमें जो लोग चोटिल थे उन्हें सबसे पहले मदद की ज़रूरत थी, उन्हें सबसे पहले खाना देने की ज़रूरत थी। तो बचे हुए जो खाने थे उन सभी को दे दिया जाता है। धूप में बर्फ़ को पिघलाकर पानी तो वो लोग बना ले रहे थे, पानी की ज़रूरत बर्फ़ से पूरा कर रहे थे, लेकिन खाने का कोई जरिया नहीं था। खाना खत्म हो गया था। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उन्हें वो चुनाव करना पड़ता है जिसे मानव सभ्यता में, मानव समाज में बहुत बड़े टैबू के तौर पे लोग देखते हैं। अब इसी में किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम उन शरीर के मांस को खाएं जो पहले ही दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। आइडिया प्रैक्टिकल था। डॉक्टर केंसा मेडिकल स्टूडेंट थे, उन्हें पता था कि जानवर के मांस और इंसानी मांस में टेक्निकली कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। डॉक्टर रॉबर्ट केंसा इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि शुरुआत में हम सब ऐसा नहीं कर पाए। यह सोचकर ही हमारी रूहें कांप गई कि अब हमें अपने भोजन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए इंसानी शरीर के मांस को खाना पड़ेगा। कोई दूसरा चारा भी हमारे पास नहीं था। सभी आपस में मिलकर यह तय करते हैं कि जब हम में से भी किसी की मृत्यु होगी तो बचे हुए लोग उस शरीर को खा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। इसके बाद हम लोग ऐसा ही करते हैं। जो भी सब वहाँ थे उनको इकट्ठा करते हैं, उनके शरीर के मांस को खाते हैं, अपना जीवन बचाते हैं। सिर्फ 2 लोगों के शव को छोड़ दिया जाता है, जिनमें एक बूढ़ी औरत का शव था जो उन्हीं मेंबर्स में किसी की माँ थी, और एक बच्चे की लाश जो उन्हीं ग्रुप मेंबर्स में किसी का भतीजा था। उन शव को छोड़ दिया जाता है। रात में सोने के लिए जहाज की बाडी होती है और ओढ़ने के लिए सीट की रुई वो लोग निकाल लेते हैं, उसका कंबल बनाते हैं। रात में उसे ओढ़ करके ठंड से बचाव करते हैं। अब जब तक की मदद नहीं आती है किसी तरह से वहाँ लोग जीवन को जीते रहते हैं। इसके बाद एक हादसा होता है। ग्लेशियर, पहाड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट करके नीचे गिरता है, जिसमें 17 लोग मारे जाते हैं हिमस्खलन में। उनकी आखिरी उम्मीद तब खत्म हो जाती है जब जहाज़ में मिले एक रेडियो पर वो लोग समाचार सुनते हैं कि बचाव दल ने एंडीज की पहाड़ियों के 100 चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें जहाज़ का फ्यूज़लाज नहीं दिखाई दिया, जहाज़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया, उन्हें SOS का निशान नहीं दिखाई दिया। अंत में वह लोग हार कर सर्च ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं और उनकी रही सही उम्मीदें भी अब खत्म हो जाती हैं। 16 लोग और बचे हुए थे। उन सभी के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता और बचता था कि वह लोग स्वयं से संघर्ष करें, स्वयं से मदद ले आएं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका था। उनमें से 3 लोगों ने यह बीड़ा उठाया कि नंदो पराडो, एंटोनियो, रॉबर्ट केंसा, कि वह लोग बाहर जाएंगे और बाहर से कुछ मदद लेके आएंगे। कुछ खाने का सामान लेते हैं और तीनों सफ़र पर निकलते हैं। निकलने के बाद कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें पानी का एक सोर्स दिखाई पड़ता है, पानी की एक धारा मिलती है, उनकी उम्मीद बढ़ती है। वहाँ वो लोग बैठते हैं, पानी पीते हैं। इसके बाद तीनों तय करते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति वापस जाएगा, इसलिए कि उनके पास जो खाने का सामान है वो कुछ ज़्यादा दिन तक चल सके, वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर सके। एंटोनियो लौट जाएगा, यह तीनों तय करते हैं। एंटोनियो लौट जाता है, दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि सामने एक पहाड़ी है जो करीब 15,000 फीट ऊंचाई की है, उन्हें पार करना पड़ेगा। अब बर्फ़ में चलने के लिए उनके पास न कोई ज़रूरी उपकरण था, न ही जूते थे। अपने साथ जहाज़ की कुछ हिस्सों को काट करके वो लोग जूते बनाए थे, उनके पास वही मौजूद होता है। उसी के सहारे वहाँ पहाड़ चढ़ने का फैसला करते हैं बिना किसी उपकरण के। उन्हें पता था कि वापसी मतलब मौत
अगर वापस होंगे तो वहाँ उम्मीद का, बचने की उम्मीद का कोई जरिया नहीं था। दोनों तय करते हैं कि वह पहाड़ को पार करेंगे, ऐसा कर भी लेते हैं। पहाड़ को पार करने के बाद 10 दिनों की लंबी दूरी पैदल ही पार करते हैं। करीब 60 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद अब उनके पास न हौसला बचता है, न शरीर में ताकत बचती है कि वह और देर तक चल सके। दोनों लेट जाते हैं, निढाल होकर के आंखें मूंद लेते हैं। तभी दोनों को घोड़े की टापें सुनाई देती हैं। दोनों चौंक कर उठते हैं तो देखते हैं कि सामने एक घुड़सवार चला जा रहा है। दोनों आवाज़ लगाते हैं, घुड़सवार रुकता है। अब सबसे बड़ी समस्या थी, घुड़सवार को इन दोनों की भाषा नहीं समझ में आ रही थी और इन दोनों को घुड़सवार की भाषा नहीं समझ में आ रही थी। ऐसा चलता आ रहता है। दोनों किसी तरह से घुड़सवार को समझाते हैं कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। घुड़सवार इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देता है। अधिकारी तुरंत हेलीकॉप्टर रवाना करते हैं। उन 16 लोगों को बचा लिया जाता है। ये 16 लोग 72 दिन तक निर्मम पहाड़ी पर अपने आप को किसी तरह से बचा के रखे, किसी तरह से जिंदा रहे, अपने साथियों के शव को खाकर जिंदा रहे। पूरे लैटिन अमेरिका में यह खबर ने हलचल मचा दी। लोगों के नज़र में ये हीरो थे, इंसानी जज्बे की मूरत थे। लेकिन इस खबर ने जल्द ही स्कैंडल का रूप लिया। लोगों को लगा कि ये लोग अपना भूख शांत रखने के लिए अपने ही साथियों को मार करके खाया, अपने आप को बचाने के लिए अपने साथियों के शवों को खाया। लेकिन यह झूठ था, इसके सिर पैर नहीं थे। तभी एक चर्च ने इन सभी की आलोचना कर दी। तब डॉक्टर केन्स आया ठानते हैं कि वह लोगों के सामने जाएंगे और इस दुर्घटना में मारे गए लोगों को इसकी सच्चाई बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे उन लोगों ने अपने आप को 72 दिनों तक जिंदा रखा। और डॉक्टर केन्सा उस चिट्ठियों को दिखाते हैं। डॉक्टर केन्सा बताते हैं कि पूरी कहानी सुनने के बाद उन लोगों ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। जब यह कहानी जाने कि कैसे कई दिनों तक वो लोग अपने आप को बचा कर रखे, उन चिट्ठियों को, उन खतों को भी दिखाया कि जो मरने के पहले लोग लिख गए थे। कई लोग उन्हें गले लगाकर रोए भी। और उन्हें जब पूरी कहानी जानने समझने के बाद लोगों ने माफ़ कर दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह कहानी आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राम राम। जल्द मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।